हेलो स्टूडेंट्स। तो अब अभी हम पढ़ रहे थे रिस्पायरेशन। उसमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो है हमारा टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है। तो हमने शुरू में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि मेनली दो प्रकार के होते हैं रिस्पायरेशन, एक आपका एरोबिक रिस्पायरेशन और एक आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसमें डिफरेंस क्या था? जिसमें ऑक्सीजन या फिर एयर रहती थी प्रेजेंट उसको एरोबिक बोलते थे, और जिसमें ऑक्सीजन या फिर एयर प्रेजेंट नहीं रहती थी उसमें उसको एनारोबिक बोलते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन होता क्या है और होता कैसे है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया? इसका डिफिनेशन हो गया सिंपल सा, रिस्पायरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, मतलब ऐसा रिस्पायरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है या फिर एयर का यूज होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, तो देखिए फिर वही स्टेप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता क्या था, हमारा ग्लूकोज होता था जो सिंपल फूड, वो टूटता था पायरुवेट में, और पायरुवेट फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसमें से रिलीज होती थी एनर्जी जिसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करती थी सेल्स। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये पहला स्टेप होता है ग्लूकोज से लेके पायरुवेट तक को, मतलब ग्लूकोज का टूट के पायरुवेट बनना, इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और हमने ये भी देखा था कि ग्लूकोज 6 कार्बन का था और आपका पायरुवेट 3 कार्बन का था। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है अगर वो टूटता है तो पायरुवेट के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ठीक है, मतलब एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे। ठीक है, ये होता कहाँ? ये होता था साइटोप्लाज्म में, और इसके लिए अपने को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी ऑक्सीजन की। ये दोनों एरोबिक और एनारोबिक में कॉमन स्टेप था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि पायरुवेट को अगर फिर ऑक्सीजन मिलती है यहाँ पे, पायरुवेट को जो कि हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट है, और ये तो वो टूट जाती है फिर आपकी एटीपी में, और उसमें से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता था? ये होता था माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन का पूरा फ्लो चार्ट। ग्लूकोज से पायरुवेट हमारा साइटोप्लाज्म में होता है जिसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती एयर या फिर ऑक्सीजन की, और पायरुवेट से जब टूटता है एटीपी बनती है और CO2 और H2O बाहर निकलते हैं। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और इस जो स्टेप होता है इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, जो कि हम आगे भी जाके पढ़ेंगे, 11th और 12th में पढ़ेंगे। अभी के लिए नई टॉपिक है ये, तो इतना बस जानने के लिए नाम इसका क्रेब्स साइकिल याद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, आपको पता है कि सेल का एक पार्ट होता है, जैसे सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जो बचता है साइटोप्लाज्म होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक आपका सेल ऑर्गेनेल है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही होता है साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इन सेल्स, मतलब कि जो सेल्स में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है? इसमें होता है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, मतलब पायरुवेट टूटता है क्या करने के लिए? टू रिलीज CO2 निकालता है, वाटर मतलब पानी निकालता है, और ATP एनर्जी निकालता है, विच टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये पायरुवेट का टूटना और CO2 H2O और ATP का निकलना ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक नाम से पता चल रहा है कि जिसमें विदाउट ऑक्सीजन या फिर विदाउट एयर अगर रिस्पायरेशन होगा तो उसे एनारोबिक बोलते हैं। देखिए अब ये होता कहाँ कहाँ है, ये आपका इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ईस्ट में, या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इनमें होता है ये एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसे फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, वही अपना सिंपल सा स्टेप, ग्लूकोज हमारे पास था सिंपल फूड, उसकी ग्लाइकोलिसिस हुई साइटोप्लाज्म में, वो बन गया आपका पायरुवेट। एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनते हैं क्योंकि ये 6 कार्बन का होता था और ये 3 कार्बन के होते थे, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अब क्या था कि हमारे एरोबिक में इसको पायरुवेट को ऑक्सीजन तोड़ती थी तो CO2 वाटर और ATP मिलता था, और यहाँ पे एनारोबिक में क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी नहीं है। ठीक है, तो इसका होगा फर्मेंटेशन, जिसे मान लीजिए ये ईस्ट हो गया। अब ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें साइटोप्लाज्म में भी ये रिएक्शन हो जाती है। उसमें एरोबिक में क्या था कि यही रिएक्शन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी, और इसमें बनता क्या है, इसमें भी CO2 निकलता है जैसे उसमें निकलता था, इसमें भी ATP निकल रही है, और साथ साथ में इसमें एथनॉल निकलता है, C2H5OH आपका एथनॉल होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अपने को मिल रहा है सिर्फ 2 ATP, जबकि हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन में अपने को मिल रहा था 38 ATP। ठीक है, ये अंतर है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमारे पास था, तो अगर एरोबिक हो रहा था रिस्पायरेशन हमारा तो उसमें 38 ATP मिल रहे थे। वहीं पे आपका अगर एन एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है तो वहाँ पे 2 ATP मिल रहे हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है
कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म विच आर एरोबिक विच यूज़ एरोबिक रिस्पायरेशन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो उनको एटीपी नहीं मिलेगी, तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। वहीं पे हमारा होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वो बिना ऑक्सीजन या फिर बिना एयर के भी ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। सिंपल सी बात है कि भाई जिसमें ज़रूरत पड़ती है एरोबिक रिस्पायरेशन की, अगर उसमें एयर ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात उनको एटीपी नहीं मिलेगी, तो मर जाएंगे वो। और ऐसे जैसे ईस्ट हो गया आपका, ईस्ट या फिर कुछ बैक्टीरिया हो गए, ये बिना ऑक्सीजन के भी ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स मतलब हम इंसानों में क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इंसानों में एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, लेकिन एक खास बात होती है कि इंसानों में एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रिस्पायरेशन भी देखा जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब लगभग हमेशा एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। मैक्सिमम एनर्जी क्योंकि इसी से मिलती है। कभी कभी ओनली समटाइम्स एनारोबिक होता है, तो कब होता है उसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, मतलब बहुत देर से काम कर रहे हैं या फिर बहुत देर से दौड़ लगा रहे हैं या फिर बहुत देर से हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो जब बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम लोग एक साथ लगातार, तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में रहती है, ब्लड में जो ऑक्सीजन रहती है वो सारा सेल्स यूज कर लेती हैं फटाफट से। ठीक है, और अभी सेल्स को और एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, लेकिन अपने पास ऑक्सीजन है नहीं उतनी, क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्लड में धीरे धीरे आ रही है और हम यहाँ पे इसको यूज बहुत जल्दी से कर रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सेल्स को और एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको रिस्पायरेशन करना होता है कि जो कि हमारा ब्लड से हो नहीं पाता है वो सप्लाई। ठीक है, फिर क्या करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है ह्यूमंस में। उसमें क्या होता है, वही होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में। ये तो साइटोप्लाज्म में होता है बिना ऑक्सीजन के ही, तो ये तो हो गया प्रोसेस। अगले में हमारे पास पायरुवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, जो कि ऑक्सीजन हमको मिली नहीं, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से सारी ऑक्सीजन खत्म करते जा रहे थे। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे, ये मसल के टिश्यू में होगा, क्योंकि मसल ही काम कर रही है बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो वो टूट जाता है हमारा लैक्टिक एसिड और एटीपी में। देखिए फिर से यहाँ से एटीपी बहुत कम आया, 2 ही एटीपी आया है, जबकि अगर हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ होता तो लगभग 38 एटीपी आता एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो इसमें आपका लैक्टिक एसिड बनता है और थोड़ी सी एटीपी बनती है, क्योंकि फिर हम कहेंगे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, लैक्टिक एसिड बनने दो। लेकिन इससे दिक्कत ये होती है कि जो लैक्टिक एसिड होती है ये मस्कुलर क्रैम्स कॉज करती है, मतलब हमारे मसल में बहुत तेज़ी से वाला पेन होता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं, बहुत एकदम थक जाते हैं, तो हमारी मसल्स हाथ वाथ उठाने में दिक्कत होती है, उसे मस्कुलर क्रैम्प बोलते हैं, मसल्स में पेन होने लगता है। ठीक है, अब इससे रिलीफ कैसे मिलती है, इससे मसल क्रैम्प से रिलीफ कैसे मिलती है, तो या तो हम हॉट वाटर बहुत ले लें, मतलब गर्म पानी से नहा लें, या फिर मसाज करवा लें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में वो इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे ब्लड सर्कुलर मसल्स में इम्प्रूव होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, फिर से ऑक्सीजन आ जाएंगी। जब ऑक्सीजन सेल्स को मिल जाएंगी तो वो करने लगेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन करने लगेंगे, तो फिर एनारोबिक होगा नहीं, लैक्टिक एसिड बनेगा नहीं, और जो हमारा लैक्टिक एसिड बना भी हुआ है पहले से उसको भी फिर वो CO2 और H2O में तोड़ के बाहर निकाल देंगे, तो हमारा जो होगा दर्द वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर अब एक डिफरेंस का चार्ट है, देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस, एरोबिक जो होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, सबको पता है। एनारोबिक में इसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है। ठीक है, एरोबिक में होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स, मतलब ग्लूकोज पूरा टूट के CO2 H2O और ATP में बदल जाता है और बहुत सारी ATP मिलती है। इसमें क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, फूड अकर्स होता है। पार्शियल कैसे होता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, लेकिन पायरुवेट फिर CO2 और H2O में टूट के या तो आपका पायरुविक एसिड में, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, या फिर एथेनॉल में टूट जाता है। देखिए इसके इन प्रोडक्ट्स क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन के CO2 H2O और साथ में रिलीज होती है बहुत सारी ATP, 38 ATP। ठीक है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 चीज़ देखने को मिलती है, अगर वो प्लांट्स में है या फिर ईस्ट में है तब तो एथेनॉल और CO2 निकलेगा, और एनिमल्स में है जैसे कि ह्यूमंस हो गए तो उसमें लैक्टिक एसिड निकलेगा, और ATP इसमें थोड़ी सी निकलती, 2 ATP। ठीक है, तो वही हमारा अगला डिफरेंस हो गया। एरोबिक रिस्पायरेशन में प्रोड्यूसर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एक ग्लूकोज से आपकी 38 ATP एनर्जी मिलती है, जबकि एनारोबिक में एक ग्लूकोज से आपकी सिर्फ 2 ATP एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, जिसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज करिए। थैंक यू।